Okay, let's we continue next topic, impact of globalization on agriculture. अब यहाँ बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमेना. ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक प्रकार से होता है, हिंदी बोलते हैं तो वैश्वीकरण. वैश्वीकरण होता है कंट्रीज़ का आपस में लिंक होना, जुड़ना, मूवमेंट होना, आपस में कंट्री के बीच में लोगों का गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में आती हैं. तो ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में कोई नई घटना या नई चीज़ नहीं है. इट वाज देयर टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये वो कॉलोनाइजेशन के टाइम पर भी फिनोमेना आपका था. ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ वहाँ भी थी, क्योंकि उस समय भी ब्रिटिश कंट्रीज़ का, यूरोपियंस का एक दूसरे कंट्रियों में आना जाना हुआ करता था. और उस दौरान आपने देखा था यूरोपियन ट्रेडर इंडिया से क्या ले जाते थे, इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्ट टू दोज टू कंट्रीज, डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और जब डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते इम्पोर्ट करते थे, उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया दूसरे कंट्रियों में लेकिन वहाँ इस चीज़ को सप्लाई करने के लिए वो फार्मर्स को इनकरेज करते थे कि इंडिया में वो स्पाइसेस या वो जो क्रॉप्स चाहते हैं उन क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जाए, उगाने के लिए उस पर फोर्स किया जाए. और उसी का एग्जांपल हम बात करते हैं स्पाइसेस के अलावा कॉटन बेल्ट्स. इंडिया में जो कॉटन बेल्ट थी, उस कॉटन बेल्ट ने ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट किया था यहाँ पर, और इंडिया में उन्होंने आए एंड दे फोर्स द फार्मर टू ग्रो इंडिगो एंड indigo and also cotton, and the cotton was exported to Britain for their textile industry. और उस कॉटन को ब्रिटेन ने अपने यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सप्लाई किया, जिसके कारण एज ए रिजल्ट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. जिसका रिजल्ट ये रहा कि मैनचेस्टर और लिवरपूल जो दोनों शहर हैं वहाँ के, जो फेमस हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वो सक्सेसफुल क्यों हुए. दीज आर सक्सेसफुल ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन, गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया. जिसका एक एग्जांपल हम बात करते हैं चंपारण मूवमेंट. आपको मालूम होगा चंपारण मूवमेंट आपका बिहार में 1917 में हुआ था. क्यों हुआ था, क्या उसके बारे में बात करते हैं. वैसे हिस्ट्री में है ये टॉपिक, लेकिन फिर हम बात कर लेते हैं. चंपारण मूवमेंट वो मूवमेंट था जहाँ वैन फार्मर्स फोर्स टू ग्रो इंडिगो to the Indian farmers, and when the farmers grow indigo, then they are unable to grow food grains, and they does not sustain himself without food grains. And after that, ये तो सिचुएशन यहाँ तक रही. एंड आफ्टर अंडर ग्लोबलाइजेशन एक और नई सिचुएशन हम बात करते हैं, स्पेशली आफ्टर 1990. तो ब्रिटिश पीरियड की बात रही. अब हम बात करते हैं 1990 की. आफ्टर 1990 इंडियन फार्मर्स को एक नया चैलेंज फेस करना पड़ा. नया चैलेंज क्या फेस करना पड़ा उनको कि इंडिया एक अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, राइस, कॉटन, रबर, जूट, स्पाइसेस, बहुत सारी चीज़ों का, बट फिर भी नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज. लेकिन फिर भी इंडिया के फार्मर कंपटीशन नहीं कर पाते हैं किससे, डेवलप्ड कंट्री से. इसके पीछे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ड्यू टू द हाईली सब्सिडाइड ऑफ एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री, उन कंट्रियों में एग्रीकल्चर इनपुट पर, एग्रीकल्चर गुड्स पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है वहाँ के फार्मर्स को. इसलिए इंडिया के फार्मर या इंडिया कंट्री उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाती है, क्योंकि सब व्हेन द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट, एग्रीकल्चर गुड्स, देन द प्राइस ऑफ गुड्स बिकम लोअर एंड सो दे अर्न मोर प्रॉफिट अदर देन अदर कंट्रीज़. यही कारण होता है कि वो ज़्यादातर प्रॉफिट कमा लेते हैं, इसलिए इंडिया के फार्मर उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे. अब हम एक और फीचर देखते हैं, एक और फैक्ट देखते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट क्रॉस रोड. मीन्स इंडिया का एग्रीकल्चर अपने आप को आज एक विषम परिस्थिति में देखता है, या एक संकट की घड़ी में देख रहा है. अपने आप को एग्रीकल्चर क्यों देख रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और इसके लिए स्पेशली नीड है इम्प्रूवमेंट करने की. क्या करने की, इम्प्रूवमेंट करने की. और ख़ास करके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, किसके लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए. अपने यहाँ फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें एक स्टेप लिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन ने. किसने, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने. लेकिन वो भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा. मैंने लास्ट में बताया भी था आपको. और ये क्या बना, कंट्रोवर्सी का इशू बन गया. किसका इशू बन गया था, ये कंट्रोवर्सीज का इशू बन गया था. कंट्रोवर्सी इशू क्यों बन गया था, क्योंकि इसने स्पेशल या कुछ ही कंट्री के पार्ट में सपोर्टिव स्टेप ये सब काम किया था, सक्सेसफुल रहा था. क्योंकि इसमें आपने देखा था इस कंट्रोवर्सी इशू क्यों रहा, एक तो ये हो गया आपका सपोर्ट है, और ये इसमें ड्यू टू हाई पेस्टिसाइड या हाई केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण इन्वायरमेंट कैसा हो रहा था, डिग्रेडेशन हो रहा था. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने के कारण ये आपका कंट्रोवर्सीज
बना। और आफ्टर डेट इसके बाद ज़रूरत पड़ी किसके लिए, आपका जीन रिवॉल्यूशन, एक वर्ड यूज़ किया गया जीन रिवॉल्यूशन, जिसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई या यूज़ किया जा रहा है। जीन रिवॉल्यूशन मतलब एक प्रकार से जेनेटिक फार्मिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आपके ऐसे हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करना जो कि आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए कम जिम्मेदार हो, कम पानी का इस्तेमाल करें और कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के बाद भी ये सक्सेसफुल हो सकें। जिसका एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सा एग्जांपल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कम मात्रा में इसका अच्छा खासा भविष्य है इंडिया में। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रचलन इसका हो रहा है क्योंकि इसमें आपका विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल यूज़ किए जाते हैं और इसमें इन्वायरमेंट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस पर, इन्वायरमेंट पर, डज नॉट नेगेटिव इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इसलिए इसका अच्छा भविष्य है इंडिया में। और इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इंडिया में फार्मर्स का भविष्य उतना बेटर या उतना उज्जवल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उगाते हैं फूड ग्रेन्स। क्या उगाते हैं, फूड ग्रेन्स। और इस इंडिया में स्मॉल फार्मर भी ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, जिनके पास पर हेक्टेयर या आपका जो लैंड एवरेज लैंड है वो आपका हाफ ए पर हेक्टेयर पर पर्सन है, बहुत कम पड़ता है, जिस कारण ये आपका प्रेफरेंस नहीं दे सकते हम, या ये बेटर नहीं है इंडियन के फार्मर के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। तो इसलिए अब इंडिया के फार्मर्स को इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिमांड को सस्टेन करने के लिए एक जो बेटर फ्यूचर है, बेटर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए एक तरीका है, वो है आपका डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग पैटर्न। क्या है, डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग पैटर्न। ये हम कर सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर गुड्स को सस्टेन कराने के लिए, जिससे क्या हो सकता है, इनकम इंक्रीज हो सकती है, इनकम इंक्रीज हो सकती है और रिड्यूस हो सकता है, एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये दोनों तरीके हो सकते हैं डाइवर्सिफाई करने से। किससे, क्रॉपिंग पैटर्न से। और इसमें लिखा भी हुआ है इसके लिए हम डिफरेंट मेडिकल फ्रूट्स, हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप लाइक जटोरफा, अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर, बायोडीजल क्रॉप्स, बायोडीजल क्रॉप्स नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका जटोरफा एंड जोजोबा, जिनके लिए बहुत कम आपके इरिगेशन की ज़रूरत होती है राइस और शुगरकेन की अपेक्षा। और इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो आपका डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है, आपका इंडिया का जो डिफरेंट क्लाइमेट है, ये इसके लिए क्या है, एक आपका सपोर्टिव स्टेप है, सपोर्टिव तक काम कर रहा है, सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाने के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अन्य क्रॉप मीन्स फूड ग्रेन्स के अलावा हम हाई वैल्यूड क्रॉप्स को उगा करके इंडिया के फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकते हैं या इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ करा सकते हैं। ये एक डिफरेंट स्टेप हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया की एग्रीकल्चर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं।